सो वी आर बैक विद दिस क्वेश्चन। अगर इसमें ध्यान से हम देखें फॉर्मूले से तो डी यू बच्चों 1 आ रहा है और एस्टर है तो वी ऑल नो कि सी डबल बॉन्ड ओ है, तो इसका मतलब जो कार्बन की चेन है उसमें कोई पाई बॉन्ड डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब देखो एस्टर का हाइड्रोलिसिस क्या देता है, एसिड प्लस अल्कोहल, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब यहां से हिंट लो कि अल्कोहल का जो फर्दर ऑक्सीडेशन करा जोन्स रिएजेंट क्रोमिक एसिड से, उससे वापस वही वाला एसिड जनरेट हो गया। याद करो पीसीसी से तो अल्कोहल रुक जाता था आरसीएचओ में, ठीक है, पीसीसी और कॉपर से, लेकिन इससे तो फर्दर डायरेक्ट आरसीओएच स्टेज पे जाके रुकता था ना। तो यहीं से मुझे हिंट मिल गया कि वैसे तो RCOOR का एसिडिक हाइड्रोलिसिस RCOOH प्लस R-OH। अब मुझे ये बताओ कि इससे जो फर्दर ऑक्सीडेशन करा के जो R-COOH मिल रहा है ये और ये सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब इस साइड और इसमें कार्बन एटम्स सेम होने चाहिए। मिल गया पॉइंट। देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 चलो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 चलो सही है अभी तो। अब जरा 1 2 3 4 5 6 और इधर 1 2 3 4 रूल आउट कर दो क्योंकि हमें तो दोनों साइड 5-5 कार्बन का चाहिए। अब जरा इस पे आओ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 रूल आउट कर दो। अब बचे ये और ये। अब मुझे ये बताओ कि यहां से जो एसिड मिलेगा वो कौन सा एसिड मिलेगा? ठीक, और इधर से जो अल्कोहल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? CH2OH, CH, CH3, CH2, CH3। अब जरा मैं इसका ऑक्सीडेशन अगर कराऊं तो मतलब इसको मैं अब क्या कर दूं? इसको अब मैं लिख रहा हूं बच्चों ऑक्सीडाइज करा के COOH। अब जरा इसको और इसको कंपेयर करो। COOH में यहां नेक्स्ट कार्बन पे ही ब्रांचिंग है और यहां ये CH2 बैठा है बच्चों, आगे जाके ब्रांचिंग है। तो बढ़िया क्वेश्चन है। 1 और 2 में कौन सी चॉइस हो जाएगी? सेकंड। समझ में आ गया? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements is correct? चलो देखते हैं। A zero order reaction can complete in multiple steps. अब ये बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर जनरली कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, क्योंकि उसमें जो रिएक्टेंट्स जब इंटरमीडिएट में जाएगा और इंटरमीडिएट वापस प्रोडक्ट में जाएगा तभी तो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर हो सकती है कि इंटरमीडिएट जरूर बन रहा होगा, ठीक है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑलवेज कंप्लीट, ये हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर नेवर गेट्स कंप्लीट। A zero order reaction always completes in single step. जीरो ऑर्डर कंप्लीट होती है ये हम रटाते आए हैं, लेकिन सिंगल स्टेप तो मैंने अभी बताया कि ये मोस्टली इट इज मोस्टली अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो मल्टीपल स्टेप्स में ये कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। ऑलवेज कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, ऑलवेज है तो ये गलत है, ऑलवेज है तो गलत है, ठीक है। कि क्योंकि मैंने अभी कहा कि कॉम्प्लेक्स भी होती हैं, जनरली कॉम्प्लेक्स ही होती है। सेकेंड ऑर्डर टेक्स इनफाइनाइट टाइम, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर वी ऑल नो टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, तो सेकेंड और फोर्थ तो वैसे ही नहीं है। फर्स्ट थर्ड चॉइसेस अच्छी थी, होप समझ में आ गई तुम लोगों को, ठीक है। ऑलवेज की वजह से ये हम टिक नहीं कर रहे क्योंकि जीरो ऑर्डर कैन बी ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक बफर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बताओ बफर कब होगा, बफर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं एसिडिक। सपोज करो CH3 COOH और NaOH की रिएक्शन करी और CH3 COONA और वाटर बना, तो बफर कब होगा बच्चों ये बताओ, जब ये और इसमें लिमिटिंग ये होगा। लिमिटिंग अगर ये होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका 10 मोल ले लूँ, ये 5 मोल है, तो ये 0, ये 5, ये 5, तो बच्चों बताओ वीक एसिड और उसका सॉल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बफर हो जाएगा एसिडिक। तो अब एक एक करके चॉइसेस देखते हैं। बताओ कितने मिलीमोल हैं एसिटिक एसिड के ए पार्ट में। NaOH के 10, 0, 10, 10. So this can be a buffer. Next, HCl and NaCl. Never. एसिडिक बफर के लिए वीक एसिड होना ज़रूरी है, यहाँ कोई भी वीक एसिड HCl नहीं है। चलो नेक्स्ट, 10 मिलीमोल्स 10 मिलीमोल्स। सी पार्ट में 10 और 10 दिए, तो बच्चों ये तो दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो याद करो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का हो जाएगा, एनायन जिसमें हाइड्रोलाइज करेगा एसीटेट आयन, एनायनिक हाइड्रोलिसिस का हो जाएगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का होगा, बेसिकली बफर नहीं बना। फोर्थ देख लेते हैं, HCl NaCl। HCl NaCl में से कोई भी वीक एसिड अपना नहीं है। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन अपना कौन सा होगा, चॉइस फर्स्ट। Let's move to another question. Volume strength of 8.9 molar H2O2 solution at pressure 1 and temperature 273 Kelvin। तो बच्चों देखो ध्यान से, कंडीशन है STP की, ठीक है। तो अभी मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें, क्या होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। H2O2 क्या होता है कि फोटोकेमिकल इसका डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। अब 1 ml H2O2 सॉल्यूशन से जितना O2 मिलेगा STP पर in ml, that is called वॉल्यूम स्ट्रेंथ। 1 ml सॉल्यूशन बाहर निकाले, ये H2O2 था मेरे पास, इसका 1 ml सॉल्यूशन मैंने बाहर निकाला, तो उससे कितना ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम मिलेगा STP पर, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो अब देखते हैं 8.9 मोलर। 8.9 मोलर का मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 8.9 मोल्स हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो ये बताओ मुझे कि 1 ml सॉल्यूशन अगर मैं बाहर निकालता हूँ और अलाउ करता हूँ उसे डिकम्पोजिशन, तो उसमें कितने मोल्स H2O2 के हमारे पास बाहर आएंगे। ऑब्वियसली 1000 ml में H2O2 का 8.9 मोल है, तो 1 ml में 8.9 बाय 1000 मोल्स बाहर आ जाएंगे। चलो अब आगे बढ़े। H2O2 gives H2O plus half O2, तो 8.9 बाय 1000 मोल्स, 1 मोल से O2 का हाफ मोल बन रहा है बच्चों, तो इतने मोल से हमारे पास हाफ इंटू 8.9 बाय 1000 मोल O2 का मिलेगा STP पर। तो कितना ml मिलेगा इंटू 22,400, क्योंकि 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू 22,400 ml ऑफ वॉल्यूम एट STP। तो इतना ml O2 बच्चों हमें STP पर मिलेगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो
8.9/2 इंटू 22.4 यानी 8.9 इंटू 11.2। 8.9 इंटू 11.2, अगर इसको मैं 9 ले लूँ, ठीक है, और इसको 11 ले लूँ तो 99 आएगा, ठीक है। तो मेरा जो नियरेस्ट इंटीजर आ रहा है वो आ रहा है 100। 100 वॉल्यूम्स विल बी द आंसर। समझ में आ गया? आई होप पूरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया इसके थ्रू। चलो ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो इसमें आपसे कहा है कि ए आपके पास एक सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन गिवन है। ओके, अब इस एल्कीन, ये एल्कीन ऑप्टिकली एक्टिव है और सबसे सिंपलेस्ट है। फिर हमने उसका क्या कराया, सबसे पहले कराया रिडक्शन, तो हमें यहाँ पे रिडक्शन प्रोडक्ट मिला, ठीक है, हम यहाँ पे बी लिख दें। और फिर जब आपने रिड्यूस हो गया, उस एल्कीन का हमने कराया मोनोहेलोजिनेशन। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ मोनोहेलोजिनेशन प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ मोनोहेलोजिनेशन प्रोडक्ट कितने होंगे, और उसमें साथ में हमें इंक्लूड किनको करना है, जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनको भी हमें क्या करना है, इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। सो देखिए इसके लिए सबसे पहले तो आप सिंपलेस्ट एल्कीन फाइंड करो। तो ऑब्वियसली ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऐसा कार्बन होगा जो कायरल होगा। अब कायरल सिंपलेस्ट एल्कीन की अगर बात करो तो एक हाइड्रोजन चाहिए, एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए और एक इथाइल ग्रुप होना चाहिए, और डबल बॉन्ड के लिए भी एक इथाइलिन CH और CH2। सो ये आपके पास सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन है जिसमें एक आपका क्या है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, इसमें हाइड्रोलिसिस रिडक्शन कराया निकल हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो डबल बॉन्ड सबसे पहले रिड्यूस होगा और बनेगी क्या, एल्कीन CH3 CH2 CH CH2 CH3 और CH3, ये आपकी एल्कीन फॉर्म हो जाएगी। नाउ इस एल्कीन पर आपने मोनोहेलोजिनेशन कराई है और उस मोनोहेलोजिनेशन में आपसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे और उसमें हमें स्टीरियो प्रोडक्ट भी फाइंड करने हैं, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे जैसे आप मोनोहेलोजिनेशन कराओगे तो कहाँ कहाँ पॉसिबल कार्बन है जहाँ पे क्लोरीन जुड़ेगी और डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको फॉर्म होंगे, ठीक है। सो नाउ देखिए नंबर 1 आप यहाँ पे ऐड करिए, ओके, नंबर 2 यहाँ पे ऐड करिए। अब देखिए ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये तो दोनों सिमिलर इसके हैं, तो पहला यहाँ पे और इस कार्बन पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, नाम लिख के देख लीजिए। जैसे यहाँ पे क्लोरीन आएगा, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, CH3 CH2 CH CH2 Cl, एक आपने यहाँ पे जोड़ा, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, CH3 CH2 CH, इधर CH3 CH Cl CH3, ओके। और नेक्स्ट आपका जो होगा वो क्या आएगा, CH3 CH2 CCl CH2 एंड CH3, ऐसे CH3 थर्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका जो आएगा जिसमें हम लोग CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ पे CH2 और Cl, ये 4 मोनोहेलो प्रोडक्ट या मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आपके पॉसिबल हैं, ठीक है। ये दोनों चाहे आपने इस पे जोड़ा या इस पे जोड़ो एक ही बात है, सेकंड नंबर इधर से जोड़ो चाहे इधर से जोड़ो एक ही बात है, थर्ड ये आएगा और फोर्थ इस वाले कार्बन पे आएगा, तो 4 आपके हो गए। अब देखो इसमें कौन कौन सा कार्बन ऐसा मॉलिक्यूल ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, जिसमें कायरल कार्बन होगा, डबल बॉन्ड तो है नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो यहाँ पॉसिबल होंगे नहीं। अब केवल और केवल पॉसिबल जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल सेंटर किस किस में है। सो फर्स्ट में देखिए ये वाला कार्बन आपका कायरल है क्योंकि इस तरफ आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, इधर आपका इधर इथाइल है, क्लोरोइथाइल है, मिथाइल और एक हाइड्रोजन है। ऑप्टिकली एक्टिव है, एक ही कायरल सेंटर है, 2 मॉलिक्यूल होंगे, 2 स्टीरियो आइसोमर होंगे, एक आपका S होगा, एक R होगा, आप कह सकते हैं एक D होगा और एक L होगा, स्मॉल वाला ऑप्टिकली एक्टिव है इसलिए। सेकेंड वाले मॉलिक्यूल को देखो तो इसमें आपका ये वाला कायरल है, इसमें एक इथाइल ग्रुप जुड़ा है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, एक हाइड्रोजन हो, एक पूरा का पूरा ये वाला ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। दूसरा आपका ये वाला कार्बन भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये वाला कार्बन भी आपका कैसा होगा, ऑप्टिकली मतलब कायरल सेंटर है, तो ये वाला भी कायरल सेंटर, ये वाला भी कायरल सेंटर,
दो कायरल सेंटर हैं, दोनों के दोनों कायरल सेंटर आपके डिसिमिलर हैं, तो आप 2 to the power n यहाँ पे 2 है तो 4 आपके प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, 4 इस केस में बनेंगे, 2 यहाँ पे ऊपर बनेंगे। ये दोनों आपके ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, सो एज इट इज हो जाएगा, एक यहाँ पे ये रहेगा और एक ये रहेगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, 2 + 4 6 हो जाएगा, 7 and 8 टोटल आपके जो प्रोडक्ट आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 8 प्रोडक्ट हो जाएंगे, जिसमें हमने स्टीरियो आइसोमर्स को भी क्या किया है, काउंट किया है। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था उसको आप देख लीजिए, आंसर आपका क्या आ जाएगा 8। पहले आपने क्या किया, रिड्यूस किया, सिंपलेस्ट एल्किन बनी, फिर हमारे पास मोनोहेलोजिनेशन कराए। तो मोनोहेलोजिनेशन में 4 पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, जहां जहां पर आप क्लोरीन जोड़ सकते हैं, और उन 4 पॉसिबिलिटीज में आप देखो कौन कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव होने या आप कह सकते हैं स्टीरियो केमिकली एक्टिव है, फिर उसके कितने कितने आइसोमर बनेंगे उसके हिसाब से आप टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने आएंगे यहाँ पे, 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की है। देखो पूछा गया है, इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज 373 केल्विन, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S विल बी। तो बॉइलिंग पॉइंट किन बातों पर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट किन बातों पर डिपेंड करता है, तो उसके लिए आप जानते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अब आपको 2 पार्टिकल लिक्विड में है, लिक्विड से उनको गैस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पार्टिकल्स को बेसिकली दूर दूर लेके जाना है। जब दूर दूर लेके जाना है तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, उन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि उनके बीच के बॉन्ड्स क्या हो जाएं, ब्रेक हो जाए और पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएं। तो उसके लिए एनर्जी जो देनी पड़ रही है ये डिपेंड कर रहा है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अब देखो हाइड्रोजन H2O में जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो आपका जो H2O है इसमें H बॉन्डिंग है, और H बॉन्डिंग की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। H2S नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो H बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है तो आप कह सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए इजीली वो क्या हो जाएंगे, आपके वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कितने इजीली हो जाएंगे, इवन रूम टेम्परेचर पे वो गैस, H2S एक गैस है, रूम टेम्परेचर पे गैस के फॉर्म में, अगर रूम टेम्परेचर में गैस के फॉर्म में, देन डेफिनेटली उसका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, कम होगा। यही कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करना था हमें कि क्वेश्चन में जो पूछा गया, देखिए एक पूछा है ग्रेटर देन 373 केल्विन, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट तो कम ही होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से, पानी से भी कम होगा, इवन 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम होगा। कैसे पता आपको, भाई गैस है H2S, जब गैस है तो ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये आपका ग्रेटर देन 300 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 298 केल्विन, तो इसका मतलब है 298 केल्विन से भी कम होगा। अब ऑप्शन ऐसा ढूंढो जिसमें 298 केल्विन से भी कम लिखा है या उससे कम लिखा है, लाइक दैट। ठीक है, तो इसमें ग्रेटर देन 300 ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, एंड लेस देन 373 केल्विन बट ग्रेटर देन 300 ना, ये भी गलत हो गया। 300 से ग्रेटर है ही नहीं, हमें तो पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे गैस है वो, तो इसका मतलब लेस देन 300 केल्विन, एक ही हमारे पास ऑप्शन है जिसमें इस स्टेटमेंट को सही किया गया है। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th वन हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चन।